आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे, शानदार आएंगे, अगर नहीं पहने तो करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो। हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। बस कोई रिएक्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी एक आशा एक उम्मीद परिवार की हमारी जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खत्म कर दिया गया। फैसला इस फैसले से हम लोग को क्या लाभ बताइए। हम पटना में रह के 5 साल से तैयारी करें सरकारी नौकरी की, सेना में जाने का एयरफोर्स का बताइए, होता है 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद क्या करेंगे? 75% को बाहर कर देंगे। आप बताइए 75% उसके बाद क्या करेंगे? क्या गारंटी है कि 75% को जो मिलेगी गार्ड नौकरी करेंगे उसके बाद कहीं भी जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि सेना का नौकरी कौन करता है? गरीब किसान मजदूर माँ बाप के बच्चे हैं जो माँ भारत की सेवा के लिए बहुत पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। और जब 70% 24% नौकरी करेंगे उसके बाद बोलिए क्या चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत दिशा में आप ट्रेंड है। बजट स्थिति को आप रखिएगा, हटा दीजिएगा, अपनी स्थिति को रखिएगा। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना को जो अग्निपथ दिए हैं ये पानीपत हो जाए। युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय हृदय में उस दिन फट गया जब पूरी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। हाँ, मंदिर में दाना चूक कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ बुद्ध की उपदेश और ईसा मसीह की बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है। यहाँ आसाम की चाय हो या दक्षिण के मसाले विदेशियों को आकर्षित करती है, तो हिमालय में स्थित वैष्णो देवी में चढ़ाए नारियल की पूर्ति केरल और तमिल जैसे राज्य से होती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, जोड़ने की बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी और मेरे युवा साथियों, मैं ममता कुमारी बिहार से इस युवा सांसद में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने आई हूँ और मेरा विषय है कनेक्टिंग इंडिया जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। If we see geographically, I must say that India is in fact a gift to we all Indians with a variety of landscape from the mountains and plateaus to islands and coast, from the perennial rivers in the north to consistent rain in the... हम माओवाद से लड़ते रहे, नक्सलवाद से लड़ते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लिए देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई दी। जब उसे फांसी की सजा सुनाई दी उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आतंकवादियों के जनाजे में हमारे देश के लाखों लोग जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तब बुरा लगता है। दोस्तों, हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं, लेकिन तब हमारे देश के अंदर कहीं आवाज नहीं उठती। लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब वही हमारे देश के हजारों लोग हमारे सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। दोस्तों, संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई दोहराई नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब हमारे देश में उसके लिए शोक मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में उसके लिए बंद पुकारा जाता है और जेएनयू यूनिवर्सिटी में उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, तब बुरा लगता है। दोस्तों, और कोई हमें सिखाने की बात करता है कि वंदे मातरम बोलना संविधान में कहां लिखा है, राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना संविधान में कहां लिखा है। उनको मैं बताना चाहता हूं संविधान में चड्डी पहनना कहां लिखा है, फिर भी तो आप पहनते हो। कोई बोलता है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इस देश में रहना होगा भारत माता की जय कहना होगा। सर हमारे पास कोई रिएक्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी एक आशा एक उम्मीद परिवार की हमारी जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खत्म कर दिया गया। सर मैं बताऊं कि पटना में बड़ी तादाद में हमारे साथ युवा मौजूद हैं और इस भीड़ में वैसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जो मिलिट्री की तैयारी करते हैं, भर्ती होने का सपना देखते हैं। तो सीधे आज बातचीत होगी वैसे ही युवाओं की जो देशभक्ति का जज्बा लिए हुए हैं, देश सेवा करना चाह रहे हैं। ये बताइए कि मोदी सरकार ने एक फैसला लाया है, किस रूप में इसे देखते हैं? ये सर बिल्कुल बेकार फैसला है सर। इस फैसले से हम लोगों को क्या लाभ है बताइए। हम पटना में रह के 5 साल से तैयारी करें सरकारी नौकरी की, सेना में जाने का एयरफोर्स का बताइए, होता है 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद क्या करेंगे? 75% को बाहर कर देंगे। आप बताइए 75% उसके बाद क्या करेंगे? क्या गारंटी है कि 75% को जो मिलेगी गार्ड की नौकरी करेंगे उसके बाद? देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी का टर्मिनोलॉजी जो यूज किया गया है ये मिथक है। सबसे खराब ये टर्म है। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है छुट्टी मनाने जैसा काम। तो छुट्टी मनाने काम करने के ऑलरेडी टीए है, टीए 3 महीना 4 महीना काम करती है, बस में वैल्यू करते हैं। एनसीसी है, और आपको ये टर्मिनोलॉजी आना था। इजराइल से तुलना कर रहे हैं, फ्रांस तुलना कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट जो निजी सेक्टर में है उनको उसमें हायर कीजिए, उनको कीजिए ट्रेन।
ट्रेन करके रखिए, गिनती करवाइए कि हमारे पास इतना सेना है, पहले से रिजर्व है। जो लड़का 17 साल के बाद नौकरी करेगा, 24 साल में रिटायर हो जाएगा, उसको आप किस राह पे ले जाइएगा? वो जरूर आतंकवादी बनेगा। जब उसको आर्म्स चलाने का नॉलेज हो जाएगा, जब उसको ज्ञान हो जाएगा हर तरह के हथियारों का, तो आप उसको कैसे रोक पाइएगा हिंसा करने से? आप उसको नहीं रोक पाएंगे। सेना की नौकरी में इस तरह से विवाद पहली बार आया है, क्या कहेंगे? कहना मोदी सरकार जो है उनका जो विकास का स्पीड है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि चढ़ भर्ती और पट रिटायरमेंट इस तरह से काम नहीं चलेगा। 4 साल में जनता जो विद्यार्थी उसका पेट नहीं भरेगा जीवन भर के लिए, वो आतंकवादी बनाने का काम करेंगे ये। तो देखिए कि इस फैसले का विरोध युवा ही कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बाकी नौकरियों को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सेना सर्वोच्च संस्था है जहां पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन आज सेना भी विवाद में है और जिस तरह से हिंसा की जा रही है, क्या ये जायज है? देखिए हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सेना का नौकरी कौन करता है? गरीब, किसान, मजदूर, माँ बाप के बच्चे हैं जो माँ भारती की सेवा के लिए बहुत पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। और जब 17 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक नौकरी करेंगे और उसके बाद आप बोलिए कि आप चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में आप ट्रेंड है। 75% को आप रखिएगा, हटा दीजिएगा, 25% को आप रखिएगा। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना को जो अग्निपथ दिए हैं, ये पानीपत हो जाएगा, इसको वापस लीजिए। जिस प्रकार से जो चल रही है अपना रहे अपना बिल्कुल छात्रों युवाओं को गुमराह करने का प्रयत्न है। क्या कह रहे हैं? आप भी युवा हैं, आप भी मिलिट्री की तैयारी करते होंगे, क्या? अच्छा किए हैं? फिजिकल और मेडिकल दोनों पास किए हुए हैं। जिससे पहले दिल्ली में, मेरा मुजफ्फरपुर यारो है। अब हम लोग इतने दिन से तैयारी करें एग्जाम का, इतना दिन से पढ़ रहे पटना में रहकर, अभी तक नहीं आया और अग्निपथ है। हम लोग 3 साल में एनसीसी की है, सी सर्टिफिकेट मिला, 4 साल का नौकरी करें, 6 महीना का आप दीजिएगा ट्रेनिंग, उसके बाद 4 महीना छुट्टी, 3 साल ड्यूटी करके हम क्या करेंगे? अब आगे आपकी क्या रणनीति? अब क्या अग्निपथ को हटाना पड़ेगा, इसे हम वापस लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सरकार में फैसला वापस लेना होगा। विधायक और सांसद तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और हम लोग को 4 साल में हटा दिया जाएगा, बिल्कुल भी जायज नहीं है। ढंग से पहली बात तो कोई परीक्षा होती नहीं है, जो भी परीक्षा होता है पेपर लीक हो जाता है। एक एयरफोर्स का एग्जाम दिया गया, उसका रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं लोग, तो क्या एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया? ये किस तरीके की शिक्षा नीति चल रही है? तो देखिए कि किस तरीके से जो युवा है इसमें जो आर्मी में जाने का सपना जो युवा देखता है वो विरोध कर रहा है। मेरा नाम अक्षर रावत है। अच्छा जी, जी आज रोड शो किया है, जी प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई एक कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पेंशन तो अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। जो सरकार ने तीनों सेनाओं की भर्तियों पे जो 4 साल की लॉलीपॉप जो दिया है, जिसका नाम अग्निपथ दिया है, ये अग्निपथ नहीं है, ये युवाओं को नष्ट करने का जो क्या नाम है वो दिया है टॉफी। और इसका विरोध संपूर्ण देश में हो रहा है। 45 युवा हमारे आत्महत्या करके सदमे में आके मर गए हैं। और ये जो प्रदर्शन आज खुर्जा तहसील पे हो रहा है, ये भारत सरकार की नाकामी है। देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहाँ से 16,000 की जगह 16,000 करोड़ की जगह कितने सारे नौजवान बेरोजगार होंगे। 4 साल में 21,000 रुपए दे रहे हैं। 4 साल से युवा इसलिए दौड़ रहा था, इसलिए मेहनत कर रहा था कि हमें नौकरी मिल जाएगी। कोरोना काल पूरा चला गया और आज भारत सरकार ने जो अग्निपथ का ये नाम दिया है, इसको लेके जो सेना की 4 साल की भर्ती का जो ये लॉलीपॉप जो युवाओं को दिया, इसको लेके आज प्रदर्शन हो रहा है। उसको वापस करिए। हम लोग जो 2 साल से फिजिकल निकाल के बैठे हुए उससे एग्जाम कीजिए, कैंसिल मत कीजिए एग्जाम। बहुत मेहनत से फिजिकल निकालते हैं, फिजिकल मेडिकल सब निकाल के बैठे हुए हैं और लास्ट में लोग पढ़ाई भी कर रहे, 50-60 हज़ार रुपये लगाए हुए पढ़ने के लिए। आज वो एग्जाम कैंसिल हो गया। जब कैंसिल ही करना था तो उसी टाइम क्यों लेकर दिया? बहुत पहले से कोविड-19 के लगा रहा था, कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है। आज अब आया तो कह दिया कि आज टीओडी लगेगा, एग्जाम कैंसिल हो गया। ये कौन सा मतलब होता है? टीओडी लगने से मात्र 6 मिनट ट्रेनिंग करवाएगा, 4 साल के बाद रिटायर कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? बहुत दोपहर में 9 बजे ट्रेन दौड़ते हैं, शाम को 4 बजे दौड़ते हैं, सब 4 बजे 9 बजे सोता होगा। हम लोग मेहनत करते हैं। आज हम लोग घर पर 4 साल के बाद क्या करेंगे? हम लोग अभी माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा फौज में बनेगा। आज हम लोग क्या करेंगे? देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूं। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज
आज पुलवामा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं, उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नागफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांध दे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा उस पर बात करते हैं, तो यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के बहनें हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। अब हमारे देश में बहुत बदलाव हुआ है, और साथ ही उन युवाओं को भी धन्यवाद जो देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये अग्निवीर योजना हमारे देश के नौजवानों के लिए कैसा है, इससे फ़ायदा है या नुकसान है, लेकिन सरकार से गुजारिश करता हूँ
हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने देश के ऐसे नौजवान साथियों और जो ये बहनें हैं अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सेवा करने के लिए निकली हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो आगे भी अपने तन मन से देश की सेवा करना चाहते हैं वो अपना सोच को ना बदलें या उन्हें देश की सेवा करने को लेकर बुरा अनुभव ना हो। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं दिन रात एक करके, और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कभी पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है या तो फिर सही समय पर क्वेश्चन ही आउट हो जाता है और एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ता है। हमारे सरकार से भाव भरा विनती है कि ऐसे समस्याओं पर विशेष ध्यान दें ताकि जो मेहनत करते हैं उन्हें निराशा का सामना न करना पड़े। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर देशवासी से यही कहना है कि यह देश हम सब का है, हम सब इस देश की वासी हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। और तो और अब हमें बहुत जगह देखा है, अब मैंने बहुत जगह देखा है कि जब देश हित की बात आती है तो लोग हिंदू और मुसलमान नहीं करते, लोग हिंदुस्तानी बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे और अच्छा होगा और लोग भी जागरूक होंगे, लेकिन सरकार अपने फ़ायदा के लिए इनके बीच दरार न डाले। हर मज़हब के लोग यही कह रहे हैं, न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ़ ये है कि हम सिर्फ़ हिंदुस्तानी हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आप सबको जब भी लगे कि हमारे देश के नौजवान साथी को कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो हम इनके साथ होंगे, इनके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। ये होते हैं तो ही हम लोग चैन की नींद ले पाते हैं। और ये सरकार से मैं पूछता हूँ कि कभी गए हैं पूछने इनके घर वालों से जब उनका बेटा या बेटी ठंड में, धूप में या कोई ख़तरनाक मिशन पर होते हैं तो इन्हें कैसा लगता होगा। एसी आप तो आराम से एसी में आराम कर लेते हैं और हमारे ये नौजवान साथी इनके साथ साथ इनके घर वाले भी परेशान रहते हैं कि न जाने कब क्या हो जाए, इसका डर होता है। लेकिन फिर भी हर जवान एक ही बात कहता है कि हर वक्त मेरी आंखों में मातृभूमि का सपना हो, जब भी मरूं तो तिरंगा मेरा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है जीवन में, जब कभी भी जन्म लूं तो भारत मेरा वतन हो। ऐसे हमारे देश के नौजवान साथी हैं और जो भी लोग देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें भी सरकार सपोर्ट करे। और तमाम देशवासी से भी अनुरोध है कि जितना भी आपसे हो इनका सपोर्ट कीजिए और इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। और जो वर्दी ले चुके हैं उनका भी सपोर्ट कीजिए, और जो वर्दी लेने वाले हैं, जो इसकी तैयारी करते हैं, इनकी बहुत सारी सुविधाओं को देखें। ऐसा ना हो कि पूरा तैयारी करके लास्ट में जब ये लोग एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो कभी क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो कभी दंगा हो जाता है। ये सब चीज़ें ना हो और सरकार को इस पे सोचने की आवश्यकता है।